जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 3-4 महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लें। एक सेट ट्रू और फॉल्स का भी अपलोड हुआ है, 2-3 और अपलोड होगा। मतलब कहने का यही है, जो यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दें। अभी जो हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन है, प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, प्रस्ताव किस प्रकार किए जाते हैं तथा उनका खंडन किस प्रकार किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल, हाउ इज एन प्रपोजल मेड, प्रपोजल मेड कैसे होता है और इसको रिवोक्ड कैसे किया जाता है, यानी कि खंडन किस प्रकार किया जाता है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में यह जरूर जानते हैं, जो हमको अगर किसी बात का जानकारी लेना हो या हमारे मन में कोई बात चल रहा हो तो हम अपने मन की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, कहते हैं, इस उद्देश्य से कि जो उस काम को करने या न करने के बारे में सामने वाले व्यक्ति का, यानी कि जिसके समक्ष हम अपना बात रखते हैं, उसका क्या मानना है, उनका क्या विचार है। तो इसे ही कहा जाता है प्रस्ताव। वह व्यक्ति जो अपना विचार, अपना बात किसी सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखता है, उन्हें प्रस्तावक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्ताव अनुबंध के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर प्रस्ताव को भवन से तुलना किया जाए तो भवन को बनाने के लिए जिस प्रकार से नींव की आवश्यकता होती है, कुर्सी जो दिया जाता है सबसे पहले, उसके बाद उस पर भवन तैयार किया जाता है, तो जितना मजबूत नींव होगा उतना ऊपर हम उसमें काम कर सकते हैं। अगर नींव कमजोर होगा तो हम 2 मंजिल 3 मंजिल के बाद आगे नहीं बना सकते। अगर नींव बहुत ही मजबूत है तो आप 10 मंजिल 20 मंजिल बना सकते हैं। तो अगर भवन का नींव मजबूत है तो बहु मंजिल इमारत आप बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप प्रस्ताव अच्छा है, अगर प्रस्ताव सही है तो आप अनुबंध बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव जो है अनुबंध रूपी भवन की नींव समझा जाता है। प्रबंध का विस्तृत क्षेत्र प्रस्ताव पर आधारित होता है। तो जरूरी नहीं है गेस्ट पेपर में जो सब बात दिया हुआ है वो आपको लिखना है, बस उसको पढ़ के समझना है और अपने भाषा में लिखना है। क्वेश्चन में भी दिया रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे। ठीक है, किसी भी समझौते में प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना अनिवार्य है। कोई भी जो समझौता होगा उसमें प्रस्ताव का होना जरूरी है, और प्रस्ताव ही नहीं होना जरूरी है, प्रस्ताव के साथ साथ स्वीकृति भी होना जरूरी है। समझौते में एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है। आपने पढ़ा होगा जो अनुबंध करने का जो वैध तत्व है, वैध लक्षण, उसमें 2 पक्षकार होता है। तो एक प्रस्ताव करता है, दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तब जाके वो समझौता होता है, और अगर यह लीगल होता है तो वो अनुबंध बन जाता है। तो अगर मोटा मोटी बात को समझें तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना विचार रखता है तो यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। ठीक है, चलिए, एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्षकार अपनी सहमति प्रकट करता है, अतः अनुबंध के लिए प्रस्ताव आधारभूत तत्व है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य के करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति हो सकता है और दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य के करने या न करने के विषय में, यह काम करूं या न करूं के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति, जो दूसरा व्यक्ति होता है उसका सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त हो जाए, अर्थात दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है उस काम के बारे में। तो यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव का जो विशेषता है उसमें पहला है 2 पक्षकार। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जो प्रस्ताव एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष करता है तो 2 पक्षकार होना जरूरी ही है। प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि इसमें 2 पक्षकार होने चाहिए। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता है। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक कहते हैं, और जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, अर्थात प्रस्ताव को जो स्वीकारक होते हैं, जो स्वीकार करने वाले होते हैं, वो वचन गृहीता कहलाते हैं। ठीक है, उद्देश्य, प्रस्ताव जो
कोई करता है तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ करता है, किसी उद्देश्य से करता है। तो ये उद्देश्य का भी होना जरूरी है और इच्छा होना चाहिए, मतलब उस काम को करने अथवा न करने का इच्छा उनके मन में होना चाहिए, विशेषता हो गया। उसके बाद है प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम। तो सबसे पहला जो वैधानिक परिणाम हो, हम जो भी प्रस्ताव लेकर जाए किसी काम को करने अथवा न करने का, उसका जो परिणाम होगा, उसका जो आउटकम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा या आउटपुट जो कहें वो वैधानिक हो। प्रस्ताव में प्रस्तावक का उद्देश्य वैधानिक दायित्व का सृजन करना होना चाहिए। यदि पक्षकारों के बीच कोई ऐसा समझौता होता है जिसमें किसी पक्षकार को अनुबंध की समाप्ति पर कोई उपचार प्राप्त नहीं होता, तब यह समझौता अनुबंध नहीं बन सकता। सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने का प्रस्ताव वैधानिक प्रस्ताव नहीं होता है। सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने का प्रस्ताव वैधानिक प्रस्ताव नहीं होता है। ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। दूसरा, प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की इच्छा में अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस होता है प्रपोजल और इंटेंशन टू प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव देने का और प्रस्ताव दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रस्ताव करने की इच्छा से बातचीत करता है, मतलब उनको सिर्फ ये समझाना हुआ जो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, पूछ नहीं रहा है, मैं पूछ सकता हूँ, जो सामने वाले उसमें क्या इंटरेस्ट लेते हैं। अगर कोई ऐसा बात होता है जो ऐसा आप देखे भी होंगे, जो किसी व्यक्ति से आप कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन आपको थोड़ा हेजिटेशन भी है, तो आप कुछ बोल के आप यह सुनना चाहते हैं उसमें वो कितना इंटरेस्टेड है, पहले आप पता कर लेते हैं। जब वो व्यक्ति बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं तब आप उनके समक्ष में प्रस्ताव रखना चाहते हैं। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो आप उस बात को कैंसिल कर देते हैं। तो प्रस्ताव करना और प्रस्ताव की इच्छा दोनों में अंतर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हम तो अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में बताते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको अगर अच्छा लगता हो तो जरूर वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, शेयर करें। प्रस्ताव को विधिवत लागू करने के उद्देश्य, यानी कि निश्चित शर्तें, तो एक कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। प्रस्ताव को विधिवत लागू कराने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि प्रस्ताव निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? तो निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, किसी को समझ में आ जाना चाहिए और वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अस्पष्ट समझौता जो होता है वो व्यर्थ होता है। यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहा गया है जो अस्पष्ट अगर समझौता है तो वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संभव कार्य, कोई भी प्रस्ताव आप किसी समक्ष रखते हैं तो संभव कार्य के लिए होना चाहिए। अगर असंभव कार्य के लिए आप प्रस्ताव करेंगे तो व्यर्थ समझा जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसे बात बोल देते हैं जिससे का होना संभव ही नहीं है तो वो व्यक्ति ध्यान भी नहीं देता अगर अच्छे होंगे तो। अगला है सामान्य एवं विशिष्ट, यानी कि प्रस्ताव सामान्य भी हो सकता है और प्रस्ताव विशिष्ट भी हो सकता है। उससे आगे आप जाएंगे देखेंगे तो स्पष्ट अथवा गर्भित प्रस्ताव, प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। स्पष्ट प्रस्ताव में शर्तें लिखित या स्पष्ट होती है। इसके विपरीत गर्भित प्रस्ताव पक्षकार के व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए, उद्देश्य, तो ये तो जरूरी ही है। प्रस्ताव का उद्देश्य दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त करना होना चाहिए, यानी कि ये आप इस माध्यम से करेंगे, इस हिसाब से करेंगे ताकि सामने वाले व्यक्ति की उस बात के लिए क्या मानना है, उसका विनय होना चाहिए। यानी कि प्रस्ताव में आप विनय के भाव से, आप रिक्वेस्ट के भाव से जाएंगे, ना कि आप आदेशात्मक रूप में जाएंगे। उसके बाद प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में एक पक्षकार अन्य व्यक्तियों से प्रार्थना करता है। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में एक पक्षकार अन्य व्यक्तियों से प्रार्थना करता है कि वे उस व्यक्ति को प्रस्ताव करें। इसमें अन्य व्यक्ति प्रस्ताव करते हैं तथा निमंत्रण देने वाला व्यक्ति स्वीकृति प्रदान करता है। चलिए, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद प्रस्ताव की अवधि, यानी कि पीरियड ऑफ ऑफर। प्रस्ताव की अवधि उस समय तक जारी रहती है जब तक कि प्रस्ताव का खंडन, स्वीकृति अथवा निश्चित अवधि समाप्त नहीं
हो जाती। यानी कि प्रस्ताव का जो टाइमिंग होता है वो कब तक होता है, तो पहला जब तक उसे अस्वीकार न कर दे या स्वीकार न कर ले, या जितने समय के लिए प्रस्ताव किया जाता है वो खत्म न हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रस्ताव की अवधि। अगर हमने 10 दिनों के अंदर में रिपोर्ट मांगा है तो 10 दिन बीत गया तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, या जो रिपोर्ट मैंने मांगा वो रिपोर्ट अगर हमको मिल जाएगा तो प्रस्ताव की अवधि समाप्त माना जाएगा, या जो मैंने रिपोर्ट मांगा वो नहीं देगा और ऐसा बोल दिया जो हम रिपोर्ट नहीं देंगे तो प्रस्ताव को समाप्त माना जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन था जो प्रस्ताव का खंडन कैसे होगा, यानी कि रिवोकेशन और प्रोपोजल कैसे होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पूर्व किसी भी समय प्रस्ताव खंडित किया जा सकता है, बाद में नहीं। यानी कि संवहन, स्वीकृति का संवहन होने से पूर्व किसी भी समय प्रस्ताव खंडित किया जा सकता है, बाद में नहीं। अतः प्रस्ताव का खंडन उस समय तक किया जा सकता है जब तक कि स्वीकारक द्वारा स्वीकृति का संवहन कर दिया गया है और प्रेषण की अवस्था में पहुंच चुकी है, जहां से वापस प्राप्त करना स्वीकारक की शक्ति से बाहर हो गया। एक एग्जाम्पल दिया है, जो अ ब को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है, ब प्रस्ताव की स्वीकृति डाक द्वारा अ को भेज देता है, जो अभी तक अ को प्राप्त नहीं हुई है। मतलब अ ब को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है, ब प्रस्ताव की स्वीकृति डाक द्वारा ब लेने के लिए तैयार हो गया और अपनी स्वीकृति डाक के द्वारा अ को भेज दिया जो मैं कार खरीदूंगा, लेकिन अ के पास अभी तक नहीं गया है क्योंकि डाक से तो जाने में समय लगता है ना। ऐसी अवस्था में अ प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि ब द्वारा स्वीकृति का संबंध अ के विरुद्ध पूरा हो चुका है, तथा स्वीकृति वापस प्राप्त करना बी की शक्ति से बाहर हो गया है। चलिए, प्रस्ताव के खंडन का संबंध, तो सबसे पहला जो होगा वो प्रस्ताव स्पष्ट नोटिस देकर प्रस्ताव खंडन कर सकते हैं। आप बोल देंगे जो हमें यह काम नहीं करना है या करना है। दूसरा, यदि प्रस्ताव में एक निश्चित अवधि में स्वीकृति की व्यवस्था है, जो प्रस्ताव इतने समय अवधि में आप हमको अपना जवाब दीजिए, वो समय बीत जाएगा तो खंडित माना जाएगा। यदि प्रस्ताव में कोई शर्त स्वीकृति के लिए अनिवार्य है, यानी कि यह काम करने के लिए यह काम करना पड़ेगा, तो अगर शर्त है, अगर शर्त को ही नहीं मानेगा तो प्रस्ताव खंडित माना जाएगा। प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागल होने पर प्रस्ताव खंडित समझा जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो जो जो बातें प्रस्ताव के लिए है, जैसे समय अवधि, उस समय अवधि के अंदर जवाब नहीं आया, या जो शर्त के साथ उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है वो शर्त नहीं मानेगा, तो इन सब स्थिति में प्रस्ताव का खंडन माना जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द आप लोगों के लिए और वीडियो अपलोड होगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।